शाहरुख खान ने कुछ पिक्चरें बनाई जैसे जवान मूवी में, जिसमें क्लियर कट डायलॉग में ये चीज बोला गया है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो वो कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप ही पे टारगेटेड है वो डायलॉग। आपको बहुत सारे थ्रेट्स या थ्रेट कॉल्स आए रहेंगे। These things are very हैबिट हो गई अभी इन चीज़ों की। एज अर्ली एज 2-3 महीने पहले भी आए हुए हैं। शाहरुख खान का चैट भी लीक हुआ था। शाहरुख खान समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे को आप जेल में मत रखिए, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ये जो आरोप प्रत्यारोप, मैं से एक टेंशन नहीं, मैं से एंटरटेनमेंट की तरह देखता हूँ। मालाफाइड इंटेंशंस अगर मेरे पर एलिगेशन करता है तो वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट होता है। सो अगर आगे भी आपको ऐसा ही मौका मिलेगा, अगेन वही चीज़ करूँगा। सो ऑल द गुड वर्क ऑफ 18 years यू फील समवेयर नॉन रिकग्नाइज्ड। तो उस नॉर्मल रेस्टोरेंट को एक बार टाइप बनाया गया, सो दैट हाउ टू डिमोरलाइज और हाउ टू डिमोलिश अ मैन, हाउ टू स्पॉइल हिज नेम। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं जिन्हें सबसे दबंग, गुंडों और अंडरवर्ल्ड को धर दबोचने वाला और बड़े सेलिब्रिटीज को अकाउंटेबल रखने वाला यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर माना जाता है। इन्होंने सारे बड़े इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में काम किया है, जैसे सीबीआई, एनआईए, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ये जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं, कस्टम्स ऑफिसर भी रह चुके हैं और अभी एडिशनल कमिश्नर है। मगर पिछले कुछ सालों से इनका करियर कंट्रोवर्सी से काफी घिरा रहा। और फिर चाहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस हो, दाऊद इब्राहिम के भाई को अरेस्ट करने का केस या फिर जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लेना, इन केसेस की वजह से इन पर तरह तरह के एलिगेशंस लगे कि कहीं ये सब कुछ फेम या पॉपुलैरिटी के लिए तो नहीं कर रहे। सो क्या है सच्चाई? क्या ये इतने सारे इल्जाम जस्ट इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक काबिल ऑफिसर पूरी शिद्दतता से अपनी ड्यूटी करना चाह रहा था, या फिर स्टोरी कुछ और है? चलिए जानते हैं समीर वानखेड़े सर से ही उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो ऑडियंस के सामने नहीं आ पाई, और ये सारे प्रॉब्लम से उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई। लेट्स गेट ऑन विद आवर पॉडकास्ट। सो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया इस शो में आने के लिए। सो सर, सबसे पहले तो अब समीर वानखेड़े ये नाम अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ही फेमस हुआ अचानक से, और मतलब पूरे मीडिया के सामने हर जगह पे आ गया, मोस्टली बिकॉज ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से ये नाम सामने आया। जैसे आर्यन खान का केस हुआ जो शाहरुख खान के बेटे हैं, आर्यन खान ड्रग केस, रिया चक्रवर्ती केस हुआ, लेकिन इससे पहले भी ये नाम का अपना एक, इसके पीछे एक अपनी एक कहानी थी, एक सुपर कॉप की, एक काबिल ऑफिसर की। तो वो कहानी जो है उसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से नए लोग आपको जान रहे हैं लेकिन सिर्फ उस केस की वजह से। तो उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि समीर वानखेड़े है कौन, द पर्सन, शुरुआत कैसे हुई, आपकी स्टोरी कैसी रही, आपका सफ़र कैसा रहा, क्या परेशानियां आई, क्या अचीवमेंट्स आपके हैं, क्या थोड़ा सा व्यूअर्स को उसके बारे में एक बैकग्राउंड दे सकते हैं? सबसे पहले गौरव, आपको और आपके जो व्यूअर्स है, वंदे मातरम। रही बात आपकी जो आपका जो प्रश्न है कि एक सुपर कॉप या जो कोई भी वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, फर्स्ट थिंग लेट मी क्लैरिफाई दैट कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। मैं एक बहुत ही छोटा सा एक IRS ऑफिसर हूँ। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसका मतलब होता है पब्लिक का नौकर। तो आई डोंट टेक दीज एडजेक्टिव्स वेरी सीरियसली। एक सैलरी मिलती है, आदमी एक देशभक्ति थोड़ा फॉरवर्ड होता है माइंड में, तो इसके लिए आदमी काम करता है। भारत सरकार ने, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार ने बहुत बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग की है, अच्छे अच्छे केसेस करने का भाग्य मिला है और पब्लिक की सेवा करने का भाग्य मिला है। इसके ज़्यादा, इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। एंड आई डोंट टेक दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी सीरियसली कि ये प्रोफाइल वो प्रोफाइल, नॉर्मल एक सरकारी अधिकारी हूँ, दैट्स इट। सो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपने स्टार्टिंग में, लाइक जब आपने सर्विस ज्वाइन की, हाँ, तो आप वो कहाँ से शुरू हुई थी? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? थोड़ा सा समीर वानखेड़े कौन है एज एन ऑफिसर, उसके बारे में प्लीज इन बताइए। ब्रीफ, मैं एक बहुत ही छोटे से इलाके से आता हूँ। एक वाशिम करके हमारा इलाका है जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ है। उसके बाद मैं मुंबई में बॉर्न ब्रॉट अप हुआ हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ।
उसके बाद में बचपन से सिविल सर्विसेज एंटर करना था, आर्मी या पुलिस व्हाटएवर। माता जी का वही एक एम था, ध्येय था लाइफ में। उसके बाद में सबसे पहले 2005 में आईबी जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें कार्यरत था। फिर 2008 तक 2-2.5 साल आईबी में काम किया ट्रेनिंग के बाद में। आंध्र प्रदेश में पोस्टेड था। उसके बाद में फिर सिविल सर्विसेज दिया। 2010 में मुंबई एयरपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर फिर उपायुक्त की पद पे काम कर चुका हूँ। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुका हूँ। उसके बाद में फिर थोड़े दिन डिप्यूटी कमिश्नर एंटी-इवेजन एक विभाग होता है मुंबई में, वहाँ पर काम कर चुका हूँ ब्रीफली। देन 4 years आई वॉज इन एनआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये भी काफ़ी अच्छा भाग्य की बात थी कि वहाँ ऐसी एजेंसी में काम करने मिला। उसके बाद में फिर प्रमोशन के पश्चात जॉइंट कमिश्नर रहा था डीआरआई में, महाराष्ट्र, एमपी ऐसे स्टेट्स में कार्यरत था। देन आफ्टर दैट आई केम टू एनसीबी फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 years and then I was transferred to Chennai as additional commissioner in DGTS department. तो ये मेरी जर्नी रही है बेसिकली। ओके, सो करंटली आप वहीं पे पोस्टेड हैं? अभी करंटली चेन्नई में ही पोस्टेड हूँ। ओके, सो ये सफ़र में जैसे जब ये सब न्यूज़ मीडिया में ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में आने लगी, उससे पहले हमने एज अ व्यूअर हमने यही चीज़ें मीडिया में देखी थी कि सुपर कॉप, वो सारे एडजेक्टिव्स देखे थे, तो इसीलिए मेरा वो क्वेश्चन था। बट आपका इस सफ़र में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जैसे आपने कई बार बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आप सीधा भिड़ गए, राइट? और वो आपके एयरपोर्ट सर्विस में भी, जहाँ पे आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में थे, एयर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि ये काम क्या था और क्यों यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ चीज़ें लाइमलाइट में आई। बेसिकली उनसे कस्टम्स आपने पे करवाया, शाहरुख खान का भी नाम वहाँ पे आया और बादशाह का नाम आया। फिर उसके बाद इवन आईसीसी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, तो उसको भी आपकी टीम ने पैक करवाया था बेसिकली। सो ये सब हाई प्रोफाइल केसेस जो जुड़े हैं पास्ट में, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? गौरव जी, मैं आपके प्रश्न का 2 भागों में उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहला, ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया सेलिब्रिटीज़, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में और ऑफिशियल रूप में डजेंट काउंट फॉर मी। मेरे लिए सिर्फ संविधान है और जहाँ पर पोस्टेड होता है वहाँ की बुक्स होती है। सेलिब्रिटीज़ ये सब वर्ड अगर आप आपके माइंड में रखेंगे या फिर अगर पक्षपात करने की कोशिश करेंगे तो आपको यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरे भाग का उत्तर, एयरपोर्ट पे लगभग 3,500, मुझे जितना याद है कि 3,500 केसेस हुए थे मेरे टाइम पे उन 3 सालों में। और उसमें से हार्डली ये जो सो कॉल्ड आपने जो एक नाम इस्तेमाल किया सेलिब्रिटी वगैरह जो कुछ भी है, तो ये लगभग 80-90 मेरे ख्याल से मैक्सिमम होंगे रफली। व्हाट अबाउट अदर 3,400 केसेस? उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और बात भी, ये तो हमारी ड्यूटी है बेसिकली करना। इट्स नथिंग ग्रेट व्हाट वी आर डूइंग, हमारी ड्यूटी है ये। लेकिन उनके बारे में कोई इसके लिए नहीं कहता है क्योंकि उनके पास में कोई फेस वैल्यू और सो कॉल्ड चार्म, सो कॉल्ड फेस वैल्यू नहीं होता। दीज पीपल आर हार्डकोर पेडलर्स, दीज पीपल आर हार्डकोर ड्यूटी वेटर्स एंड दीज पीपल आर हार्डकोर स्मगलर्स। उनके बारे में कोई कहता नहीं है। अगर मीडिया जिनकी फेस वैल्यू सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है उनके बारे में लिखता है तो दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक। लेकिन पब्लिक ये परसीव करती है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को पकड़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज 3,400 पीपल? और व्हाट अबाउट दोज काइंड ऑफ केसेस? What about those tons of drugs what we caught during airport time? Nobody talks because they don't have face value और उनमें वो मसाला नहीं है और उनमें वो गॉसिप नहीं है बेसिकली। ओके, सो ये जो एयर इंटेलिजेंस का काम है, इसमें बेसिकली कोई इंसान इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या इन्वॉल्व है उसमें, तो कैसे पकड़ा, मतलब वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज एन ऑफिसर? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन गौरव जी। क्या बॉडी लैंग्वेज रीडिंग? हाँ, ये देखिए क्या होता है कि देयर इज अ नैक ऑल्सो एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत अच्छे अधिकारी थे मेरे अंडर में जो साथ में काम किए मेरे। तो एक तो ट्रेड्स होते हैं, वॉकिंग पद्धति होती है, स्वेटिंग, उसके बाद में बात करने की पद्धति अलग होती है। देन ऑफ कोर्स यू हैव सम इंटेलिजेंस ऑल्सो, यू हैव सम इनपुट्स ऑल्सो। कभी कभी प्रोफाइलिंग भी आप पैसेंजर्स की करते हैं। कभी कभी कोई बंदा बार बार फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है, सो दैट ऑल्सो अराउज इज सस्पिशियस कि ये क्यों कर रहा है। उसके बाद में देन देयर आर लॉट मेनी चेक्स एंड बैलेंसेज ऑल्सो।
स्क्रीनिंग मशीन्स होती है, डोर फ्रेल मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स होते हैं. सो बहुत सारी गिव अवेज टेक अवेज होती हैं कि आदमी समझ जाता है कि ये कुछ गलत कर रहा है बात करने पे ही, और कुछ गिव अवेज कर लेता है कोई कोई जो क्राइम करता है बेसिकली. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, लेकिन यू नीड टू हैव अ नैक फॉर दैट बेसिकली. अगर आपको नैक है तो फिर बहुत सारे केसेस यू ट्राई टू बुक ऑन, यू क्रैक इट. मतलब इंसान को पहचानने का एक Absolutely. It in the due course of time you come to know कि Patterns something देख is wrong. Of course something is wrong. So not necessary कि आपको specific information ही मिले and then you catch. कभी कभी आपको प्रोफाइल करने पे भी समझ में आ जाता है कि there is something wrong and then after that you catch that person. सो आप मुंबई एयरपोर्ट में पोस्टेड थे, राइट? तो मुंबई एयरपोर्ट में ये कस्टम इवेजन या फिर मे बी ड्रग स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस आपके करियर में क्या रहा है? देखिए मेरे करियर में तो एयरपोर्ट पे भी काफ़ी है, हमने लगभग 50 किलो मैथाक्वेलोन पकड़ा हुआ है, 50 kgs विच वाज बेसिकली अफ्रीकन पैसेंजर दे वर कैरिंग 50 किलोज 50 बॉडी में? नहीं, बैगेजेस में Baggages, पकड़ा था. okay. बॉडी में भी हम पकड़ चुके हैं. हाँ. बॉडी में भी लगभग 2 किलो तक कैप्सूल के द्वारा स्वालो किए गए थे, वो भी हमने पकड़ चुके Okay. हैं. सो यस, आई रिमेंबर अराउंड 29 केसेस वी हैड बुक्ड ड्यूरिंग बेसिकली एक साल में ही उस दौरान. तो इट वाज अ ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट ड्रग्स एट द एयरपोर्ट, राइट फ्रॉम ड्रग्स कमिंग इनटू द कंट्री एंड ड्रग्स गोइंग आउटसाइड द कंट्री. देन यस, उसके अलावा भी रेक्टम कंसीलमेंट, बॉडी कंसीलमेंट, पेट में कंसीलमेंट, कुछ ज्वेलरी भी बेसिकली रेक्टम में छुपा के लाते थे लोग. अराउंड 800-900 kgs गोल्ड भी अपने रेक्टम में, अपने पेट में छुपा के लोग लेके आते थे, बॉडी कैविटीज में लोग लेके आते थे. सो दिस काइंड ऑफ केसेस, मतलब स्वॉलो कर लिया, फिर बाद Swallow में कर लिया. टॉयलेट में निकाला वो ड्रग्स बेसिकली ओह, कैप्सूल्स में कोकेन एंड हेरोइन जैसे ड्रग्स. हाँ. तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू जो अगर ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स कंज्यूम होते फॉरेन से आते हैं उसे बेसिकली स्वॉलो करके पेट में लाया जाता है एंड रेक्टम के द्वारे से बाहर निकाला जाता है. सो यू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. राइट. सो सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि जैसे आप पोस्टेड थे कस्टम्स और ये एयर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एंड यू हैव अ IRS बैकग्राउंड, फिर इसके बाद आप गए NIA में, राइट? मतलब बीच में आपकी पोस्टिंग थोड़े और डिपार्टमेंट्स में हुई, बट फिर आप NIA में गए. नाउ NIA इज समथिंग विच इज हार्डकोर, जहां पे एक IPS बैकग्राउंड चाहिए होता है बिकॉज वो पुलिसिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है. तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? अब गौरव जी देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुका था, पहले IB में भी काम कर चुका था विच इज़ अ सेंट्रल पुलिस एजेंसी. उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई हैड अ लाइकिंग टू इन्वेस्टिगेट हार्डकोर क्राइम्स. सो वो अथॉरिटीज ने देखा, लाइक आपके अथॉरिटीज ने देखा एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर NIA बेसिकली. रादर देन मी गोइंग, आई वाज ऑफर्ड के आप आके ज्वाइन कीजिए. सो भाग्यशाली था कि आई गॉट एन ऑफर एंड व्हेन वर्किंग इन NIA तो इट वाज अ वेरी न्यू एजेंसी एंड ऐसी एजेंसी विच इज़ द अपेक्स एंटी टेरर एजेंसी जहाँ पर आपको राष्ट्र की सेवा सर्वोच्च लेवल पे करने मिलती है. तो ऐसा इतना अच्छा काम या इतना भाग्यशाली ऑफर कौन छोड़ेगा? कोई भी राष्ट्र जो प्रेमी है वो तो नहीं छोड़ेगा. राइट. आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि NIA क्या है और ATS क्या है दोनों में? NIA इज अ अपेक्स एंटी टेरर बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी. NIA का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स, UAPA के बेसिकली जो ऑफेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करती है. उसके अलावा भी बहुत सारे शेड्यूल ऑफेंसेस है जो UAPA के साथ में एनेक्शर्स में है, उसे इन्वेस्टिगेट करती है. प्राइमरीली लाइक टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेशन करना, फेक करेंसी के केसेस, देन स्लीपर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक्शंस लेना, केसेस करना, कोर्ट में अच्छी तरीके से उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना. सो बेसिकली ये काम होता है NIA का, विच इज़ अ सेंट्रल एजेंसी. साइमल्टेनियसली देयर इज अ स्टेट एजेंसी ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड एज, हर स्टेट पुलिस में ATS होता है, एंटी टेरर स्क्वाड जिसे कहते हैं. तो वो स्टेट लेवल जो टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स होता है दैट दे इन्वेस्टिगेट, उनमें भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, विंग्स होते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी एंड अ स्टेट एजेंसी, द डिफरेंस बिटवीन NIA एंड ATS. और वहाँ पे लाइक ऑपरेशंस और टीम बिल्डिंग भी नेक्स्ट लेवल की होती रहेगी, Absolutely, मतलब वहाँ का जो क्राइटेरिया होता रहेगा एकदम एलीट टॉप क्राइटेरिया. Absolutely, one of the finest lot of officers come there. Senior officers में भी काफ़ी फाइन लॉट, ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी जिनकी काफ़ी हाई लेवल पे होती है, जिनकी कार्य क्षमता या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी काफ़ी हाई लेवल का होता है. तो दोज ऑफिसर्स गेट सेलेक्टेड फॉर NIA बेसिकली. राइट.
सो एनआईए में जो आपका रोल था वो कितने इयर्स तक आपने एनआईए में सर्व किया? It was roughly 4 years what I served in NIA. काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ एंड आई मिस दोज डेज यू नो. सो आपका डे टू डे ऑपरेशंस कैसा होता था? नहीं वो तो आई मीन दैट इज अ वेरी यू नो Secretive? सीक्रेटिव विच में अनफॉर्चुनेटली आई कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारा होता है विच वी कैन नॉट शेयर. यू नो जो ओपन जनरल नॉलेज होता है दैट वी कैन शेयर, बट लेकिन यू नो इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से मैं वो ज़्यादा ऑपरेशनल बातें नहीं शेयर कर पाऊंगा. सो आपको आपकी आईबी की सर्विस से एनआईए की सर्विसेज में क्या चीजें ज्यादा चैलेंजिंग लगी? क्या डिफरेंसेस लगे? देखिए जो आईबी का जॉब था तो दैट इज कम्प्लीटली अ सीक्रेटिव जॉब ओनली, जो हम लोग मेंशन भी नहीं कर सकते. बट यस एनआईए के जॉब में जैसा मैंने आपसे कहा ट्रैवलिंग यू नो ट्रैवलिंग वाज वेरी मच देयर. उसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स क्राइम्स वर देयर एंड आफ्टर दैट इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं 2014 और 2017 के बीच में बात करूं तो दी वर्ल्ड वाज फेसिंग द थ्रेट ऑफ इस्लामिक स्टेट, आईसिस जिसे कहते हैं. तो वो भी कुछ लेवल पे बहुत यू नो एक्टिव हुआ करता था. Yes. बट एनआईए वाज यू नो बीइंग अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड एन अपेक्स एजेंसी, वेरी अप्रोप्रिएटली एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडेडली दे डेल्ट विद इट बेसिकली. सो ये चैलेंजेस है, अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन व्हाट सेटिस्फैक्शन राष्ट्रीय सेवा में करने आपको मिलता है दैट इज अनपैरेलल. सर न्यूज़ में हमने ये भी सुना था कि आपने आई थिंक एक आईएसआईएस के एक टेररिस्ट को जो कि इंडिया से ही था, आई थिंक महाराष्ट्र कल्याण से, तो उसको उठा के आप सीरिया से लेके आए थे यहाँ पे. सी उठाना एंड दीज थिंग्स आर यू नो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा. बट like he That was case involved in is, ISIS operations, see, right? that case is still sub judice in the Honorable Bombay High Court. And yes, that was the first case where the NIA basically had booked against Islamic State. And one person was, you know, legal action was taken on one person basically. And that was the first case, I think, so anywhere in the world. So NIA was successful in doing that, yes. Right. अच्छा सर, अभी बात करते हैं ना, so there is a big elephant in the room basically. वो यही है न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे नैरेटिव्स फैल रहे हैं चीज़ों के बारे में कि अलग अलग स्टोरीज पेडल हो रही है अलग अलग साइड से. आर्यन खान केस के बारे में, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान. सो बेसिकली मतलब ये एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक ऑफिसर के लिए, मतलब शाहरुख खान से एक तरीके से मैस कर देना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है, राइट? और यहाँ पे आपने वो केस यू नो आर्यन खान के खिलाफ किया बेसिकली, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हुए. तो उस दिन हुआ क्या था, क्या आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में कि सच्चाई क्या है? गौरव जी, सबसे पहले ये जो आपने कहा एलिफेंट इन द रूम, तो आई डोंट अग्री विद दैट. आई वुड कॉल इट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ माय केसेस. बेसिकली शायद मेरे करियर का सबसे छोटा केस होगा जो आपने मेंशन किया अभी. और सेकेंडली मैं उस केस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ. मेरा यू नो स्पीकिंग विद गुड पब्लिक, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम स्पीकिंग अबाउट दैट केस. थर्डली मैटर क्योंकि कोर्ट में सब जुडिस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा. भले ही दर्शकों को या बहुत सारे यू नो जब भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो ये सवाल मुझे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नाइदर आई एम स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, नाइदर मैं कोई बात को छुपाना चाहता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो भारत की न्याय प्रणाली है उसका बहुत सम्मान करता हूँ. तो उसके कारण मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता, बिकॉज आई हैव गिवन एन एफिडेविट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट द केस. बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शेयर भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर विच आई कैन नॉट डिस्कस. लेकिन भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि वंस दिस इज सॉल्व्ड और वंस एनी आउटकम इज़ देयर, भगवान से ये इच्छा होगी कि फिर से आपके सामने बैठ के ये संक्षिप्त में और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँ आपसे मैं. सो बेसिकली ये मामला अभी कोर्ट में ही चल रहा है, बिल्कुल राइट? और इसके बारे में बात नहीं कर सकते. बिल्कुल. ओके. सो अभी ऑब्वियसली मतलब आपको एक मेंटल लेवल पर ये चीज़ों ने कहीं ना कहीं अफेक्ट किया ही होगा, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, जैसे मैं परसीव कर पा रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत प्रेशर आया होगा, बिकॉज उसके बाद से बहुत सारे केसेस आप पर होना स्टार्ट हो गए और
9 एजेंसीज लाइक आपके पीछे ऑल ऑफ अ सडन पड़ गई, राइट? तो अब वो भी मामला चल रहा है कोर्ट में कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है Very करके। true. सो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता कौन सही है कौन गलत है, बट ये सब चीजों का मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? गौरव जी देखिए, मैं एक इफ यू नो मैं तो एक बहुत, जैसा मैंने आपसे कहा है कि आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन। जब हमारे भगवान श्री राम पे आरोप लग सकते हैं तो मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ। जब हमारी माता सीता पे आरोप लग सकता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बेसिकली। दूसरी बात है, अगर मैं ये प्रेशर झेल नहीं पाया तो अगेन मेरा यूनिफॉर्म पहनने का कोई फ़ायदा नहीं फिर। तीसरी बात है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप, मैं इसे एक टेंशन नहीं, मैं इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखता हूँ। आई हैव वेरी लेस एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ। मुझे मैराथन का भागने का बहुत शौक है और हिस्ट्री का काफ़ी शौक है, पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो हिस्ट्री पढ़ने का फ़िलहाल टाइम नहीं होता है, सो दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। एंड ठीक है, सबको इन्वेस्टिगेट करने का दायित्व है, सबको हक है इन्वेस्टिगेट करने का। अभी तक मेरे ख्याल से 8-9 एजेंसीज कुछ हुई है। यस, और सब बड़े बड़े भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, अगर और भी अगर ईडी, हाँ अगर और भी कोई अगर बाकी हो तो आई विल बी हैप्पी टू फेस देम एंड टू सेटिस्फाई देम। सो ये लाइक मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन ये 2021 के आसपास, 21-22 के आसपास ये सारी आई थिंक इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग। बेसिकली मैंने तो मेरी 18 साल की सर्विस हुई है, काफ़ी प्रेशर्स भी देखे हैं। आई डोंट टेक प्रेशर्स ऑल्सो। स्टार्ट में थोड़ा लगता था, लेकिन उसके बाद में तो हैबिट हो गई थी एंड इट डजंट अफेक्ट मी एनी मोर। बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्शन suddenly these things happen. So all the good work of 18 years, what you do, suddenly it is, you feel somewhere non-recognized, but I don't care about it. मुझे सिर्फ 2 जन को आंसर देना है, उत्तर देना है। एक तो मेरी राष्ट्र माँ को और एक जिसने मुझे जन्मा है उसे, और बाकी का आई डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। आई एम देयर टू फाइट एंड आई विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। सो बेसिकली लाइक अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग लाइक आप पे केस डाल दे रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब मेरे ओपिनियन में काफ़ी शैटरिंग है। और फिर उसके बाद बहुत सारे और केसेस आते हैं, तो डेफिनेटली लाइक एक ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर के कंधों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, राइट? बट उसको हैंडल करना, सही से हैंडल करके अपने काम के तरफ फोकस रखना, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज भी होता है एंड दूसरी बात है कि वो टाइम पे यू नो योर ओन स्ट्रेंथ। देखिए गौरव जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल पे कि जब व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, जब आपको पता है कि आपने गलत किया नहीं, तो कितनी भी प्रेशर्स आने दो, कितनी भी चीज़ें आपके सामने आने दो, आप हिलेंगे भी नहीं। तो इसके लिए मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ और आज भी आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल के। बिकॉज ना ही मुझे किस चीज़ का डर है, ना ही मुझे किस चीज़ का भय है, और ना ही मुझे किस चीज़ का मलाल भी है, और ना ही किस चीज़ का अफसोस है मुझे। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। सो अगर आगे भी आपको ऐसा ही मौका मिलेगा कि जहाँ पे आप जो भी आपने रैकेट्स को बस्ट किया, जिन भी लोगों पे आपने आरोप लगाया, तो आपका प्लान ऑफ जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे कोई चीज़ का अफसोस नहीं, कोई चीज़ का मलाल नहीं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी गिवन अगेन है, मैं अगेन वही चीज़ करूँगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है कब से, वो ये है कि जैसे 2021 से पहले हम न्यूज़ मीडिया में कुछ एक अलग ही चीज़ सुनते थे, मतलब ब्रेवरी के किस्से सुनते थे, और फिर उसके बाद 2021 के बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे केसेस आने लग गए, और सारी एजेंसीज, मतलब 9 एजेंसीज पीछे पड़ गई कि ये केस है। और फिर उसके बाद बहुत सारे मुद्दे आ गए, कास्ट से रिलेटेड, ये सारे रिलीजन वगैरह दुनिया भर के। तो ये मतलब एकदम से इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में कैसे आ गई? मतलब ये काइंड ऑफ, क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड है? क्या कुछ चीज है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, वो आपको पता है क्या? उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? आई विल बी फॉर्चुनेट के एक केस करने पे यू आर फेसिंग 9 डिफरेंट एजेंसी, सो इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, नंबर 1। नंबर 2, एक कार्य करने पे
एक छोटा सा कार्य करने पे यानी ये तो हास्यास्पद है कि एक अधिकारी की कास्ट, उसका समाज, उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी वाइफ कौन है, उसकी सिस्टर कौन है, वो कौन सी पैंट पहनता है, वो क्या शूज़ पहनता है, वो क्या शर्ट पहनता है, वो कौन सी घड़ी पहनता है. दिस वॉज रियली वेरी फनी कि एक केस करना वो तो अलग रह गया, ड्रग के साथ फाइट करना वो अलग रह गया, एंड बाद में आपकी पर्सनल लेवल पे क्या वो चीज़ का स्टेटस क्या हो गया. कुछ लोग हैं जिनके नाम लेके फेमस नहीं करना चाहता हूँ. दे आर फेसिंग केसेज ऑन देम ऑफ SC/ST एट्रोसिटी बेसिकली बाय टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स. लेकिन वही एक विटंबना की बात है कि कहाँ केस रह गया, कहाँ ड्रग फाइट रह गया और कहाँ आपकी पर्सनल लाइफ रह गई. सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक व्हाट आई हैव तो सीन. क्या आपको लगता है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड है? मतलब कुछ लोग या कोई है जो देखिए इस चीज के पीछे लगा हुआ है? कुछ लोगों को दे माइट बी, उनको अपना ड्रग्स का धंधा करना होगा ठीक से, या फिर कुछ लोगों को अपनी बिजनेस करनी होगी ड्रग्स की, कुछ लोगों को ओपनली कंज्यूम करना होगा. तो प्रोबेबली यस, उनको नहीं चाहिए होगा कि मैं अच्छा काम करूं या हमारी टीम अच्छा काम करे बेसिकली, एंड फॉर दैट रीजन थिंग्स हैपेंड आफ्टर दैट. बट नॉनदलेस, जैसा मैंने आपसे कहा, IRS ऑफिसर हूँ, एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, तो जहाँ पर भी पोस्ट करेंगे आई एम हैप्पी टू फेस दैट एंड हैप्पी टू गो देयर एंड जॉइन एंड डू माई ड्यूटी. सैलरी तो उतनी मिलने वाली है जहाँ पर भी जाऊँगा मैं. तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा, जब भी ये आरोप या जो वॉट एवर थिंग्स केम इन, ये लेवल पे आ गया कि जैसा मैंने आपसे कहा कि कौन सा शर्ट और कौन सी पैंट पहनता है, तो वो टाइम पे मुझे एक पॉइंट पे ऐसा फील हुआ कि एक अच्छे घर से आना, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, इज इट अ क्राइम? कि यानी आप अगर एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, और अगर आप कोई अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, तो ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिश्वत के पैसे से या भ्रष्टाचार के पैसे से ही होगा? ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे घर से आओ. यानी कमिंग इन सिविल सर्विसेज, कमिंग फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड, दैट मीन्स यू आर करप्ट, दैट मीन्स इट्स अ क्राइम. नो, एब्सोल्युटली नो. देयर आर सम पीपल हु लाइक टू एंटर सिविल सर्विसेज फॉर द नेशन, एंड उनका पैशन होता है. मनी इज नॉट मोटिवेशन फॉर एवरीबडी. आई डोंट अग्री दैट. इसमें कुछ केसेस ऐसे भी लगे थे, जैसे ईडी की तरफ से एक केस था डिसप्रपोर्शनेट एसेट का, और उसी में ही ये सारी बातें, एलिगेशंस लगी थी कि बहुत महंगी घड़ी है और एक क्लब की ओनरशिप है, क्लब, बार, रेस्टोरेंट एंड बार, वैसा. उसे तो बार बनाया गया जैसे कि कोई नृत्य बार है, ऐसा बनाया गया. इट इज़ अ नॉर्मल, वही जब परसेप्शन किसकी खराब करनी है, इट इज़ अ नॉर्मल रेस्टोरेंट. अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पर आपको खाना मिलता है और आपको सब्सिडरी सर्विसेज मिलती, तो आप उसे क्या कोई नृत्य का बार कहेंगे? आज आप ताज होटल में जाते हैं तो उसे आप डांस बार कहेंगे? क्या कहेंगे आप उसे? नॉर्मल रेस्टोरेंट कहेंगे. तो उस नॉर्मल रेस्टोरेंट को एक बार टाइप बनाया गया, सो दैट हाउ टू डिमोरलाइज और हाउ टू डिमोलिश अ मैन, हाउ टू स्पॉइल हिज नेम. और ये भी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम पे कोई पारिवारिक प्रॉपर्टी हो आपके लाइफ में, आपके बचपन में आपके माताजी ने कमाई हो, आपके माताजी की पारंपरिक प्रॉपर्टी हो, सो दैट मीन्स यू कैनॉट एंटर सिविल सर्विसेज. अगर वो प्रॉपर्टी है तो दैट मीन्स आपने जरूर रिश्वत के पैसे से बनाई. इट इज प्रिज्यूम लाइक दैट. बट नॉनदलेस, वॉट एवर इज देयर, आई एम रेडी टू गिव जस्टिफिकेशन. मेरा दायित्व बनता है, पब्लिक सर्वेंट हूँ, आंसरेबल हूँ, सो येस आई एम देयर टू गिव आंसर्स. अच्छा, अभी आर्यन खान का जो केस है वो तो चल रहा है कोर्ट में. सो कोर्ट के ही हियरिंग्स में एक शाहरुख खान का चैट भी लीक हुआ था. बेसिकली उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि केस को वापस ले लीजिए, या मतलब ये ऑपरेशन मत करिए, आगे मत बढ़ाइए इसको, और रिलीफ प्रोवाइड करिए आर्यन खान को. और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा, और ये न्यूज़ मीडिया में भी बहुत चीज़ आ रहा है कि शाहरुख खान ने कुछ पिक्चरें बनाई, जैसे जवान मूवी में, जिसमें क्लियर कट डायलॉग में ये चीज़ बोला गया है कि बेटे से पंगा लेने से पहले बाप से लड़ना होगा, या बाप से बात करनी होगी. तो वो कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप ही पे टारगेटेड है वो डायलॉग. सो इस पे आपका क्या ओवरव्यू? देखिए, मैं तो पहली बात किसका नाम लेके किसको फेमस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा है कि जो चैट्स वगैरह आपने कहा, ये मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा मैं. और नंबर 3, ये जो डायलॉग आपने अभी कुछ कहा है, मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं देखता हूँ मूवीज़,
तो ये जो वर्ड्स हैं बाप बेटा, ये बहुत ही चीप और थर्ड रेट वर्ड्स लगते हैं मुझे. हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली. तो ये बेसिकली रोड साइड डायलॉग्स है. रोड साइड, आई डोंट एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि ये लेवल पे जाके मैं ऐसे रोड साइड डायलॉग्स को जवाब दूँ. अच्छा सर, अभी बात करते हैं आपके एनसीबी के करियर की, जिसके वजह से ये सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए और वहाँ पे आपके आपका सामना बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज लोगों से भी हुआ, बहुत सारे ड्रग पेडलर से हुआ, इवन बहुत सारे गोल्ड स्मगलर से हुआ. तो वहीं पर दाऊद इब्राहिम के ही किसी एड एकम्प्लिस को आपने गिरफ्तार किया था, उस पर एक्शन लिया था, जहाँ पे एक बहुत बड़ी गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी. तो ये केस क्या था, क्या इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिकॉज ये बहुत ही जोखिम भरा केस साउंड करता है. देखिए अगेन गौरव जी, ये जो नाम, ये बेसिकली गैंगस्टर्स, ये बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, बड़े लो प्रकार के क्रिमिनल्स हैं. तो इनको हम लोग ही नाम ले लेके बड़ा बनाते हैं बेसिकली. दीज आर पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर करियर बाय पिक पॉकेटिंग. सो इनको हीरो हम लोग नहीं बनाना चाहें, और इसके लिए मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता हूँ और इनको एक्नॉलेज भी नहीं करता हूँ मैं. सेकेंडली, येस देयर वाज अ केस, जो आपने गोल्ड का बेसिकली जो केस का है 2019, आई रिमेंबर डोंगरी में वी हैड कॉट अराउंड 185 kgs ऑफ गोल्ड, अराउंड 70 करोड़ उसकी वैल्यू होगी. सो इट वाज रन बाय एन इंटरनेशनल कार्टेल अक्रॉस UAE, पाकिस्तान एंड इंडिया बेसिकली. ये गोल्ड गैंग ने अराउंड 4000 किलो इम्पोर्ट किया था 1.5 साल में. 4000 टन, 4 टन्स बेसिकली. तो डोंगरी में यस देवर, इट वाज अ सेलिंग पॉइंट, फ्री फॉर ऑल, ओपन फ्ली मार्केट जैसे बेच रहे थे, विच माई टीम सक्सेसफुली रिस्किंग द लाइफ कॉट ऑल्सो. एंड दैट वाज, आई सपोज, वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स इन लास्ट 50 years. एंड अगेन nobody is interested in, nobody knows also कि our team and we were doing that. People are more interested in what grams I caught, what so-called celebrities I caught. सो डेफिनेटली इस केस को लेकर, मतलब ये जो अरेस्ट हुए थे, आपको बहुत सारे थ्रेट्स या थ्रेट कॉल्स आए रहेंगे. तो क्या गौरव क्या जी, आए देखिए, थे? ये तो बहुत ही परसिस्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी हैबिट हो गई अभी इन चीज़ों की. बेसिकली ये तो कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं. वो टाइम पे भी आते थे, एंड एज अर्ली एज 2-3 महीने पहले भी आए हुए हैं. कभी बांग्लादेश से थ्रेट्स आते हैं, कभी पाकिस्तान से आते हैं, कभी UAE से आते हैं. एंड ये लोग इतने कायर होते हैं कि ये मेरी वाइफ को भी कभी कभी फ़ोन पे थ्रेट देते हैं पाकिस्तान से. बच्चों को हार्म करने का थ्रेट देते हैं. तो मैं तो सक्षम हूँ उनसे लड़ने के लिए. बट जो व्यक्ति अगर एक औरत और बच्चे को धमकी देता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर लेवल, इनकी कायरता का. देखेंगे भाग्य में क्या लिखा है, और सक्षम हूँ अपने फैमिली को बचाने के लिए और फेस करने के लिए इनको. सो एनसीबी में इतने सालों तक काम करने के बाद, इतने हाई प्रोफाइल केसेस, ड्रग स्मगलर्स, ये सब, तो आपका एक जनरल ओवरव्यू इंडिया को लेके क्या है? इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? क्या फॉरेन कंट्रीज, अगर हम बात करें UK, US, क्या उनसे ज़्यादा सीरियस है, या उनके लेवल की है, या उनसे कम है? और ये जो पूरा जो ड्रग का कार्टल या नेक्सस है, ये आपके एक्सपीरियंस में कैसे काम कर रहा है? देखिए गौरव जी, ये जो भारतवर्ष बेसिकली अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम अ कंजम्पशन एज वेल एज ट्रांजिट पॉइंट. ये इतना फैल गया कि कभी भी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे, तो ये ड्रग्स के बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करते हैं. 2 इश्यूज़ है, टेररिज्म और नार्कोटिक्स. अगर टेररिज्म नार्कोटिक्स साथ में मिलता है, उससे एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बनता है, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म. यानी यही पैसे भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूज़ होते हैं, जो नार्कोटिक से जनरेट होते हैं. कई प्रकार के ड्रग्स हैं जो विदेश से भारत में आते हैं, और कई प्रकार के ड्रग्स ऐसे हैं जो भारतवर्ष में इलीगली बन के विदेश में जाते हैं. कुछ ड्रग जैसे कि हीरोइन, ये फिर मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं. मिडिल ईस्ट के थ्रू, ईरान के थ्रू ये फिर अपने बॉर्डर्स पे आते हैं, सी बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स, ये सब आते हैं, एंड बड़े पैमाने पे आते हैं. कुछ जगह पे इनकी कंजम्पशन भी होती है, कुछ जगह भारत के आगे से ट्रांजिट पॉइंट पे पहुंचाए भी जाते हैं. सो दीज आर हैविंग कनोटेशंस ऑफ नार्को टेररिज्म बेसिकली, विच इज़ वेरी हार्मफुल. जब भी अभी बेसिकली क्या है कि जब मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो सैटरडे संडे मैं नशा मुक्त की अभियान चलाता हूँ. हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ. तो वहाँ पर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब ड्रग्स खरीदते हैं,
बच्चे जो कोई भी पीड़ित है, जब भी ये नशे करते हैं तो यही पैसे शत्रु राष्ट्र के पास जाते हैं और यही पैसों से हमारे आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे सिटीज़ और हमारे स्टेट्स में अटैक्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भाग बनना है क्या? शुड वी कंट्रीब्यूट फॉर द स्पॉइलिंग आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी? ये प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछिए और अपने आप से पूछिए। सो इट इज़ सो सीरियस। और गौरव भाई, अगर हम आज नहीं इसे रोकेंगे तो 10 या से 15 सालों में ये हाथ के बाहर चले जाएगा हमारे, और ये घर घर की कहानी बन जाएगी। फिर हमें हमारा राष्ट्र क्या नशेड़ी गंजेड़ी, हमें ऐसा चाहिए कि हमें हमारा राष्ट्र भक्कम और स्ट्रांग चाहिए। मुझे तो मेरा राष्ट्र स्ट्रांग चाहिए, तो इसके लिए इसे आज ही रोकना है। एक मैंने अपने लेवल पे कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश पहल की थी रोकने की। अभी बड़े पैमाने पे बहुत सारी एजेंसीज है, ये भी रोकने की बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सीजर्स कर रहे हैं। तो ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सीरियसली लेके रोकना चाहिए अभी, और कर रहे हैं लोग बेसिकली। राइट। सो ये जो नार्को टेररिज्म के बारे में आपने बताया, ये बेसिकली 2 तरीके से खोखला कर रहा है। एक तो पहली बात तो जो ड्रग्स यंगस्टर्स खरीद रहे हैं उसका पैसा सीधा टेररिज्म को फंडिंग में जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, टेररिस्ट लोग क्या चाहते हैं? इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, और ड्रग्स के थ्रू वो डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं। राइटली यू समड इट। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो, मैं आपके माध्यम से ये भी पब्लिक से बात पहुंचाना चाहूँगा कि देर इज़ अनदर इनविजिबल थ्रेट विच इज़ कॉल्ड अ डार्क वेब। अगर आपने सुना होगा कि कुछ कुछ प्रकार के ड्रग्स विदेश से हमारे भारतवर्ष में आते हैं, जैसे कि LSD, उसके बाद में कोकेन। तो ये भी ड्रग्स जो है कभी कभी क्रिप्टो करेंसी से इनकी पेमेंट होती है। डार्क वेब में ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। डार्क वेब का मतलब होता है कि ऑर्डर करने वाला भी अनोनिमस है, सेंडर भी अनोनिमस है, और अनोनिमिटी इसकी USP होती है बेसिकली। राइट। तो ये एक हमारे सामने एक बहुत ही छुपा हुआ दुश्मन है जिसे हमें डील करना होगा। पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो टैक्स हैवी बच्चे होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी के बहुत सारी एजेंसीज तो काम कर ही रही है इनको पकड़ने के लिए। सो NCB जैसे एजेंसी में अगर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल पर बेसिकली एक कंज्यूमर से मेन जो ड्रग का किंग पिन होगा उस तक पहुंचा जाता है, या किंग पिन को पहले लोकेट किया जाता है और फिर बाद में? देखिए, इट कैन बी आइदर वे, बेसिकली बोथ द वे होता है। टारगेट तो बेसिकली यही होता है कि पूरे नेक्सस को ख़त्म किया जाए। अगर कंज्यूमर पकड़ा जाता है पहले ड्रग्स लेते हुए, तो उसका सप्लायर, पेडलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, और फिर जो फॉरेन में बैठा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को अगर आप बस्ट करते हैं तो अगेन द सेम थिंग गोज रिवर्स, कि उसके सप्लायर को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सप्लायर से पेडलर को करेंगे, उसके बाद में कंज्यूमर के ऊपर एक्शन है, रिहैबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है बेसिकली। लेकिन क्योंकि हमारे NDPS एक्ट में कंजम्पशन भी एक क्राइम है सेक्शन 27 के तहत, तो कार्रवाई करनी पड़ती है। डेफिनेटली दे आर मेंटली एंड दे रिक्वायर मेडिकेशंस रादर देन पनिशमेंट, जो कंज्यूमर होते हैं। लेकिन जब NDPS एक्ट कहता है तो आपको दायित्व करना पड़ता है, एंड यू हैव टू टेक लीगल एक्शन ऑन देम, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन फॉर देम। सो इंडिया में जैसे पंजाब स्टेट हो गया, तो पंजाब स्टेट को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऐसे कंसिडर किया जाता है। बट देन फॉरेन में भी हमें सुनने मिलता है कि जैसे UK हो गया, US, इनमें भी बहुत ड्रग की प्रॉब्लम है। तो क्या इंडिया को उनसे कंपेयर किया जा सकता है? इंडिया का प्रॉब्लम बढ़ रहा है या उससे कम है? गौरव जी, देखो, हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है ये सब चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के लिए कि US की पॉपुलेशन और UK की पॉपुलेशन क्या है, हमारे भारत की पॉपुलेशन क्या है। 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एजुकेशन कोटेंट UK का देखिए सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो कंट्रोल्ड वे में भी जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ भी लीगल लिसिट इलिसिट जो कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम है, पब्लिक रेशियो टू द लॉ एनफोर्समेंट रेशियो बहुत कम है। यहाँ पर आप देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है बेसिकली। तो ये कंपेयर हम इसे फॉरेन कंट्री से नहीं कर सकते। और यहाँ पे एकदम एक्सप्लोड हो सकता है। एक्सप्लोड, एब्सोल्युटली। तो फिर हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मुशक्कत करनी पड़ेगी, बोथ लॉ एनफोर्समेंट एज वेल एज अवेयरनेस, तभी ये रुक सकता है। अगर आप दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में करेंगे, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट करते रहेंगे और पब्लिक को पता नहीं, तो ये सक्सेस नहीं होगा। या फिर आप सिर्फ अवेयरनेस करते रहोगे और इन्हें पकड़ेंगे नहीं, इन्हें रोकेंगे नहीं, तो भी नहीं होगा। तो ये दोनों बेसिकली इट शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों साथ में जाएंगे तभी हम इसको रोक पाएंगे।
सो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता हो गया, बैंगलोर, यहाँ तक ड्रग्स को पहुँचाने में जो पूरा कार्टेल है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान, आईएसआई, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है? देखिए कुछ कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी सहभाग रहा है ड्रग ट्रेड में बेसिकली। एंड आफ्टर दैट कुछ कुछ जो उल्गावाद जिसे कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, उनका भी ड्रग के साथ में बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हुए हैं। यू कैन नॉट नेगेट इट, बट येस नॉट एवरी टाइम इट इज ट्रू बिकॉज देर आर सम लोकल गैंग्स ऑल्सो विच मैन्युफैक्चर हियर एंड आफ्टर दैट एक्सपोर्ट इन द फॉरेन कंट्रीज, जैसा कि मेटाम्फेटामाइन, एफिड्रिन, प्रीकर्सर्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इलीगली हियर एंड सेंड अक्रॉस द बॉर्डर्स टू फॉरेन कंट्रीज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम येस, इनकी टेररिज्म से भी साठगांठ होती है पैसे की, एंड दे हेल्प देम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन इलीगली स्पॉइलिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। सो आपके सर्विस में आपने कभी ऐसे होम ग्रोन Yes, of course. ड्रग्स देखे? तो बहुत आई रिमेंबर लॉट मेनी फैक्ट्रीज वी हैड डिसमेंटल्ड ऑल्सो। वन केस आई रिमेंबर के हाइड्रोपोनिक वीड पलावा में वन ग्रीन हाउस वॉज देयर, जहाँ पर जो सीड्स होती हैं वो डार्क वेब से मंगाया जाता है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, एम्स्टर्डम से, नीदरलैंड से। उसके बाद में यहाँ पर ही थाने में दे वर ग्रोइंग इट इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा हाइड्रोपोनिक वीड सीज किया था हमने। एक प्लांटेशन ही उनका छोटा सा चल रहा था, सो दैट ऑफ कोर्स वी हैव डन दैट। अच्छा सर, अभी एक हाई प्रोफाइल का केस था, बहुत पहले की बात है, जाकिर नायक का केस। तो उसमें भी ये भी मीडिया के लाइमलाइट में आया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो केस क्या था और क्यों वो इतना चर्चित हुआ? देखिए गौरव जी, अगेन इट इज़ क्योंकि वो एनआई जैसी एजेंसीज इतनी अपेक्स एजेंसीज ने बुक किया था, और केस इसका भी सब जुडिस है, तो पर्सनली या प्रोफेशनली डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन ये ज़रूर कह पाऊंगा जो इजीली अवेलेबल है आउटसाइड इंफॉर्मेशन में, कि यूएपीए के चार्जेस बेसिकली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त पाए गए थे ये व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया है, एंड काफ़ी क्षति पहुंचाई थी देश के फैब्रिक को, बेसिकली कम्युनल फैब्रिक को भी, एंड अनफॉर्चुनेटली ही स्टिल इन फॉरेन कंट्री, एंड कोशिश ज़रूर जारी है, मुझे लगता है कि जारी होगी न्याय दिलाने के लिए एंड टू गेट हिम बैक इन द कंट्री। बट ये बहुत मेहनत की थी उसमें, काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मिला टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच एंटी नेशनल पीपल इन द कंट्री। आई थिंक उनको अभी भारत में बुलाने की मांग तो चालू है, राइट? मतलब देखिए, जितना मुझे पेपर या फिर जितना ओपन सोर्सेज में जितना पता है कि काफ़ी कोशिश जारी है हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, फिर जो एजेंसीज हैं वापस भारत में लाने की, keeping fingers crossed ke we all will be happy if he comes and faces the law out here because of some anti-national statements. नहीं, यूएपीए के केसेस, टेररिज्म के जो यूएपीए जो जिसे कहते हैं अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी 1967 के सीरियस धाराएं लगी उन पे, उनका जो एजेंसी है वो भी यूएपीए के द्वारा बैन किया गया है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जिसे आईआरएफ कहते हैं, सो दैट हैज आल्सो बीन बैंड अंडर यूएपीए। तो सर, आपने आईबी में काम किया, एनआई में काम किया, एनसीबी में काम किया, राइट? सो और अभी आप एडिशनल कमिश्नर हो। सो आपके इस करियर में सबसे रिस्कीएस्ट ऑपरेशंस क्या रहे हैं? मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि आप एक स्नाइपर भी हो, राइट? मतलब एक आईआरएस बैकग्राउंड का बंदा स्नाइपर बनना, इट्स वेरी रेयर। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जो ये अचीव कर पाए। तो सबसे रिस्कीएस्ट ऑपरेशन आपका क्या रहा है, और ये स्नाइपर वाली कहानी भी जरा बताइए। अगेन मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटेंट समझा एटलीस्ट के इसे यूएस में भेज के स्नाइपर और शार्प शूटर की ट्रेनिंग दी जाए। सो यस, एनआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन मी एज अ स्नाइपर शार्प शूटर। कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर्स गए थे एंड वहाँ पर काफ़ी मेहनत किए, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया, एंड वी ऑल सक्सेसफुली केम बैक बिकमिंग स्नाइपर्स। अभी भी इसके लिए कहता हूँ सक्षम हूँ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं। सेकेंडली, रिगार्डिंग द ऑपरेशनल थिंग व्हाट यू सेड, देयर आर लॉट मेनी ऑपरेशंस विच एनआई में भी हुए हैं,
एनसीबी में भी जैसे आपने डोंगरी का एक मेंशन किया जहाँ पर कुछ रिस्की ऑपरेशंस एरियाज में होते हैं, कम्युनल लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। एक तो लेकिन डोंगरी के ऑपरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? डोंगरी का आई रिमेम्बर एक फैक्ट्री बस्ट किया था हमने वहाँ पर ड्रग्स की, बेसिकली अराउंड 12 करोड़ का एंड 2 वेपन्स हमने रिकवर किए थे। दैट वाज अ वेरी लॉन्ग ऑपरेशन, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी पहले भी वो ऑपरेशन में, एंड वेरी सक्सेसफुली डन माई टीम विच डन। वो अकेला तो कोई नहीं कर पाता, टीम एक सक्षम आपकी होती है, दे डू दैट एंड वेरी कमेंडेबल जॉब दे डिड विदाउट फियरिंग एनीथिंग। काफ़ी 1-2 महीने से पहले मेहनत से किए थे एंड इट वॉज सरप्राइजिंगली रनिंग इन द वेरी हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई एंड वेरी सक्सेसफुली डन। एक ऑपरेशन मुझे याद है, मानकुर्द में एक ऑपरेशन हुआ था हमारा, जहाँ पर एक फॉरेन गैंग, नाइजीरियंस की गैंग थी बेसिकली, वेयर देवर काइंड ऑफ अ सुपर सप्लायर ऑफ ड्रग्स। छोटे छोटे जो पेडलर सप्लायर्स मुंबई की हुआ करते थे, सो दे यूज्ड टू गो इन मानकुर्द एरिया विच इज़ कनेक्टिंग नवी मुंबई एंड इट वॉज अ वेरी स्वम्प एरिया, बेसिकली मार्शी एरिया था जहाँ पर जंगल टाइप हो चुका था, तो अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, काफ़ी डैम था और वेजिटेशंस काफ़ी है वहाँ पर। सो उसकी आड़ में ये लोग सप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो टीम काफ़ी बहादुर टीम थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम थी साथ में, सेलेक्टेड ऑफिसर्स की टीम थी, जावास ऑफिसर्स थे साथ में, एंड दे नेवर इवन ब्लिंक्ड इन टेकिंग डेंजरस रिस्की ऑपरेशंस। 2 बार ट्राई किए थे, दे अटैक द टीम, कुछ घायल भी हुआ हमारी टीम, लेकिन थर्ड टाइम वी वर ऑल डेडिकेटेड कि इसे पूरा फिनिश करेंगे टीम को हम लोग। थर्ड टाइम व्हेन वी डिड, तो जो हमारे पीएसओ भी थे, तो ही वॉज बैडली, ही हैड अ वेरी बैड हेड इंजरी, कुछ अधिकारियों को चेस्ट इंजरी भी हुई, बट सक्सेसफुली अराउंड 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, वेपन्स पकड़े गए एंड सक्सेसफुली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैंग मेंबर्स वर कॉट। तो यस, वो एक काफ़ी डेंजरस ऑपरेशन हुआ है। और भी बेसिकली एनआई के टाइम पे भी रिस्की ऑपरेशंस हुआ करता था, लेकिन हमेशा दिल में सिर्फ जब भी ऑपरेशंस होते थे ऐसे, घर कभी लौटेंगे पता भी नहीं होता था, लेकिन दिल में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल हमेशा आता था कि एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यानी राष्ट्र की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, उतरे हैं, अगर जान भी चली जाए तो दैट इज़ नॉट अ रिस्क, लेकिन एक चीज़ है कि एटलीस्ट बॉडी मिल जाए, सो दैट अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। बस वही चीज़ का एक दिल में या दिमाग में वो चीज़ का थोड़ा था कि एटलीस्ट बॉडी शुड बी कॉट। सो आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा डेफिनेटली, बिकॉज इतनी सारी एजेंसीज अगर केस कर रही है, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके पीछे पड़े हैं, और डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत इन्वॉल्व है। सो ये सब ऐसे सिचुएशन में आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तो उनका ये सिचुएशन को लेकर क्या परसेप्शन है एंड क्या रिस्पॉन्स है? माय पहली बात है कि माय फैमिली इज स्टैंडिंग टॉल एंड दे आर उनकी बातों से लगता है कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ थिंग्स। दे आर टेलिंग के लेट समीर और 990 लोगों को आने थे। एंड सेकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि फैमिली हैड बीन कोई अगर दूसरी फैमिली होती तो शायद भयभीत हो जाती, डर जाती, लेकिन मेरे घर में जो मैक्सिमम तो औरतें ही, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी का निधन हो गया 2015 में, पिताजी एक है जो सीनियर सिटीज़न है, इतनी छोटी परिवार है हमारा, लेकिन जो मेरे घर की औरतें हैं वो दुर्गा से कम नहीं है। तो उनका तो ये होता है कि समीर तू लड़, और तेरे लड़ने के पहले हम लोग हैं, क्योंकि कुछ प्रकार के लोग जब व्हेन आई वाज पोस्टेड इन वन एजेंसी, व्हेन इन एनसीबी देयर वर कोड ऑफ कंडक्ट के वेयर एलिगेशंस अगेंस्ट यू कम्स इन, तो आप उसका उत्तर देना ठीक नहीं होता है। देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट, वो मैं अभी भी नहीं करता हूँ। तो मेरी फैमिली तो ऐसी थी, समीर तू तेरी आराम से ड्यूटी कर, इनको झेलने के लिए हम लोग हैं, इनसे फाइट करने के लिए हम लोग हैं, पहले ये औरतों से लड़ लें फिर बाद में तेरे तक आएंगे। तो अभी तक तो आए नहीं, औरतों ने इनको डिफीट किया बहुत जनों को अभी तक। तो हमारे घर में ऐसी लक्ष्मियाँ हैं, हमारे घर में ऐसी दुर्गा हैं, एंड दे स्टिल टेल मी एनीथिंग कम्स कि अभी तो और बाकी आना, लड़ते रह तू, एंड तक लड़ते रह, हम तेरे साथ में। अच्छा, आपने इंडिया में एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम क्या देखी है अब तक, लाइक आपके पूरे करियर में,
बिकॉज यू हैव बिन यू आर अ ब्यूरोक्रेट, आपने ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को देखी है कि सरकारी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं. तो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम आपको इंडिया में क्या लग रही है कि जो आपको लगता है कि ये फिक्स हो जाए ना तो इंडिया एकदम राइज होना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, मैं तो आशावादी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्र तो राइज हो ही रहा है. बट यस, समटाइम्स आई फील कि थोड़ी मानसिकता अगर लोगों की थोड़ी चेंज हो जाए रिगार्डिंग मेरे लाइफ में, मेरे 18 साल के करियर में, 44 ईयर्स राइट नाउ, जिस चीज़ से मुझे सबसे घृणा है वो है करप्शन. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम पीपल who were focused, hell-bent to put that only charge against me. लेकिन ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज अ चैलेंज. तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि करप्शन को एक नॉर्मल नॉर्म की तरह माने ना. एंड लोग भी ये सोचना कि अगर एक अधिकारी है, अगर कुछ काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि पैसे ही इसकी मोटिव है. कि अगर कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, कुछ केसेस कर रहा है, कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मोटिव सिर्फ पैसा है. ये थोड़ी मानसिकता बदलनी चाहिए. मुझे लगता है कि हर एक आदमी को पैसे ड्राइव नहीं करते. कुछ अच्छे परिवार से भी आते हैं लोग, हैं जिसको सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करना होता है एंड खुद का चेहरा आईने में देख के गर्वित महसूस करना होता है. सो देयर आर सम पीपल. तो ये मानसिकता थोड़ी करप्शन को चेंज करना चाहिए, इसको शन करना चाहिए. बेसिकली करप्शन को हम लोग ने एक एक्सेप्टेड सोसाइटी का नॉर्म मान लिया, चलता है, एटीट्यूड कॉमन है. हाँ ठीक है, काम कर रहा है ना, पैसे के लिए कर रहा होगा, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. ना, it is not a common thing and we should shun it and desist it and change our little attitude towards it. So अभी आपके आगे के क्या प्लान्स है? बिकॉज कई ब्यूरोक्रेट्स है, वो जब देखते हैं कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ग्राउंड लेवल पर, तो उनका भी पॉलिटिक्स में आने का एक गोल हो जाता है कि चलो पॉलिटिक्स में आके में भी चेंज को लाया जा सकता है. सो क्या आपका उस डायरेक्शन में कुछ है? बिकॉज मैंने इतना देखा है, न्यूज़ में पढ़ा है कि जैसे वाशिम एरिया हो गया, यवतमल हो गया, वहाँ पे आप काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वहाँ की सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश गौरव जी, देखिए, अगर आप देखेंगे, वाशिम जो मेरा घर है, बेसिकली मेरा गांव है वो, और आज भी वहाँ की परिस्थिति इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है. देयर आर लॉट मेनी पीपल स्टेइंग बिलो पॉवर्टी लाइन. भगवान की कृपा से कुछ मेरे ही फैमिली के सेक्शंस है जो अभी भी बहुत गंभीर परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में नहीं है. तो वहाँ पर देखते हुए कि 18 साल आपने सर्विस किया और अभी दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक. बेसिकली कि एटलीस्ट एक घर से या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट से एटलीस्ट 5-6 IAS IPS भी बन जाए तो उनकी पूरी फैमिली का उद्धार हो जाएगा. द काइंड ऑफ सैलरी व्हाट वी गेट, इट्स अ वेरी डिसेंट सैलरी, समाज में प्रतिष्ठा वगैरह, फैमिली हो जाएगा. सेकेंडली, मैंने जो आपसे कहा है ड्रग्स रिलेटेड इशू, आजकल जो ड्रग सप्लायर्स हैं ये गांव फैक्ट्रीज बना रहे हैं, गांव में फैक्ट्रीज बना रहे हैं, सो दैट क्योंकि गांव के लोगों को समझ में ना ये क्या बना रहे हैं. तो वहाँ पर भी एक अवेयरनेस करने की कोशिश जारी है मेरी. तो नॉट नेसेसरी वाशिम में क्योंकि मेरा घर है, मेरा गांव है, इसके लिए वहाँ ज़्यादा चिंता है. लेकिन बाकी के भी डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा ये मुहिम है कि छोटे छोटे, जैसे कि थाने के ट्राइबल एरियाज़ में, धुले, छत्रपति संभाजी नगर, सांगली, सातारा, वहाँ पर भी काफ़ी टूर होते हैं मेरे नशा मुक्ति के लिए. रही बात आपने जो अभी एक प्रश्न पूछा है आगे का, देखिए भाग्य में क्या लिखा है ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है, महाकाल जानते हैं, हमारे गणपति पप्पा जानते हैं कि क्या लिखा है आगे. तो उस पर कुछ मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगा. अभी जो मार्ग चुना है ये सिर्फ अभी भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लोगों का नौकर हूँ, सेवक हूँ. आगे भी यही काम करते रहूँगा. कौन से रूप में करूँगा, कौन सी रेखा में करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जानता है, और भाग्य में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता अभी. ओके, सो थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए और ये सारी बातें दर्शकों के साथ और मेरे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. जाने से पहले आपका व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज? यस, पब्लिक को ज़रूर कहना चाहूँगा, 2 संदेश पब्लिक को देना चाहूँगा कि आपके लाइफ में एक हीरो की परिभाषा क्या है, एक नायक की परिभाषा क्या है. जो समाज में डांस करे, जो समाज में एक्ट करे, उसे हीरो नहीं कहा जाता. हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा को कहा जाता है, कैप्टन अनुज नैयर को कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है, तानाजी मालुसरे को कहा जाता है, बाजी प्रभु देशपांडे को कहा जाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हीरो.
तो ये रियल हीरो में फ़र्क जाने पहली बात। दूसरा मैसेज ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा संदेश है जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। मैं तो बहुत छोटा अधिकारी हूँ, तो इसके लिए जो नशा मुक्त भारत उन्होंने जो स्टार्ट किया है उसके तहत ये कहना चाहूँगा कि से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। ड्रग्स को छोड़ें, इसका तिरस्कार करें और ज़िंदगी को अपनाएं, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर की तरह पावन और स्वच्छ होता है। एंड सेव योर नेशन एंड मेक योर नेशन स्ट्रॉन्ग। दैट्स इट। वंदे मातरम। जय हिंद।